मैं आप लोगों से पहले ही माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आपको आवाज़ बदली हुई लग सकती है। तबीयत खराब है, गला बहुत खराब है। अपनी दुआएं भेजिएगा। एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आप, मैं, हम सब सदियों से भूतों की कहानी सुनते आ रहे हैं। हमारे अंदर एक जिज्ञासा रहती है, क्या सच में भूत इतने खतरनाक होते हैं जैसा कि उन्हें फिल्मों में दिखाया जाता है? मुंह से टपकता हुआ खून, आंखों में चमक, कुछ ऐसा ही है ना? आज की कहानी मेरे भूतों के बारे में नहीं है। आज की कहानी है राक्षसों के बारे में, इंसानों के बारे में। ये मेरा इस सीरीज में पहला एपिसोड है। बाकी कहानियां वैसे ही चलती रहेंगी, पर बीच बीच में ऐसी असली कहानियां भी आएंगी जो हमारे आसपास हमारे समाज में घूम रही हैं। दिल्ली की एक अंधेरी सड़क पर खड़ी एक गाड़ी। उस गाड़ी में है एक लड़की की लाश। ये लड़की कौन है? हर कोई जानना चाहता था इसके बारे में। ये कब और कैसे हुआ? 15 साल चले इस केस में ऐसा क्या था जो यहाँ लोगों में, खासकर लड़कियों में, डर का माहौल बन गया? दिल्ली की नेल्सन मंडेला सड़क, 30 सितंबर 2008। जब ये जगह आज की तरह चमकदार नहीं थी। अब तो खैर यहाँ मॉल बन गए हैं। सड़क की एक तरफ जैनियो यूनिवर्सिटी और दूसरी तरफ कुछ बिल्डिंग्स। ये लंबी सी सड़क आज भी सुनसान रहती है। रात के करीब 3 साढ़े 3 बजे राकेश कुमार अपनी साइकिल से इसी रोड से होते हुए जा रहे थे। यहाँ दोनों तरफ घने पेड़ और जंगल हैं। राकेश ने देखा सड़क पे एक गाड़ी खड़ी है। उसे कुछ गड़बड़ लगी तो गाड़ी के पास आया। राकेश ने देखा गाड़ी बंद है और ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग पर एक लड़की औंधे मुंह पड़ी है। उस लड़की के मुंह से खून आ रहा था। वो देखते ही समझ गया इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है और वो किसी से मदद मांगने की कोशिश करता है। एक सिक्योरिटी गार्ड रात में उसी जगह से होता हुआ जा रहा था। राकेश उसे देखते ही रोक लेता है। उसकी मदद से ये बात पुलिस तक पहुंचाई और थोड़ी देर में ही पुलिस आ गई। पुलिस ने देखा कि सड़क पर गाड़ी के पहियों के निशान हैं। आगे का एक टायर फटा हुआ था। ड्राइविंग सीट पर जो लड़की बैठी हुई थी, उसके सिर में गोली लगी है। पुलिस की एक टीम उसे एम्स ले जाती है। दूसरी तरफ पुलिस उसकी गाड़ी की तलाशी लेती है। उन्हें ये जल्दी ही समझ आता है कि जितना सिंपल ये हादसा लग रहा है उतना है नहीं। हो सकता है यहाँ कोई लूटपाट की गई हो। लेकिन अजीब बात थी, अगर कोई लूटने आता तो गाड़ी का गेट या शीशे तोड़ने की कोशिश करता, पर वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। तलाशी में पुलिस को उसका वॉलेट, मोबाइल और उसका आईडी कार्ड मिला। लड़की की पहचान हुई, सौम्या विश्वनाथन। हेडलाइंस टुडे में वर्किंग थी वो। वहीं दूसरी तरफ सौम्या को हॉस्पिटल में डेड डिक्लेयर कर दिया। वजह वो गोली जो उसके सिर में लगी थी। पर सवाल ये कि किसने और क्यों किया? सौम्या के मरने के बाद पुलिस उनके घर वसंत कुंज पहुंचती है। वहां उनके रिटायर्ड पिता जब दरवाजा खोलते हैं तो पुलिस को देखते ही हैरान हो गए। पुलिस उन्हें बताती है कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, आपको हमारे साथ एम्स चलना है। पेरेंट्स जब पुलिस के साथ अस्पताल पहुंचते हैं, उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। किसी ने उनकी बेटी को गोली मार दी है। अगले दिन सौम्या का केस सुर्खियों में आ गया। हर न्यूज़ चैनल, मीडिया हाउस में उसकी बातें चल रही थी। लोगों के अंदर आक्रोश था। दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की के साथ ये सब होना। लोग डरे हुए थे। उन्हें सौम्या के चेहरे में अपनी बेटी का चेहरा नजर आ रहा था। सबके मन में बस एक ही सवाल, किसने और क्यों मारा उसे? पुलिस के पास अब तक कोई जवाब नहीं। सुराग के तौर पर उनके पास बस एक गोली का खाली शेल। इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई। उनका पहला काम था सौम्य को समझना। उसके दोस्तों से पूछा और उस रात की आखिरी कॉल रिकॉर्ड्स देखे। उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। सब उसके लिए अच्छा ही बोलते हैं। पुलिस अपनी तरफ से जो भी पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी उसने की। अपने आखिरी दिन वो ऑफिस में देर रात तक रुकी और अपना काम करती रही। उसे देख के लग ही नहीं रहा था कि किसी बात से परेशान है। ऑफिस में अपना काम खत्म करके रात करीब 2:30-3 बजे अपनी गाड़ी से निकली। 2:15 बजे के करीब उसने घर पे फोन किया, पापा मैं निकल गई हूँ, बस अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। राकेश ने इसके करीब आधे पौने घंटे बाद उस गाड़ी में सौम्या को देखा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में किसी का भी नाम ऐसे सीधा तो सामने नहीं आया कि कोई उसे मारना चाहता हो। उस बुलेट शेल के बारे में भी यही पता चला कि वो गोली किसी कट्टे से चली थी, जिसके आधार पर पुलिस को भी शक हुआ कि ये कोई रॉबरी केस है।
कोई उसे लूटना चाहता था और उस चक्कर में गोली मार दी। अब दिक्कत ये थी कि सौम्या की बॉडी पर किसी भी तरह के कोई निशान नहीं थे कि सामने से किसी ने छीना झपटी की हो और उसने खुद को बचाया हो। गाड़ी में फोन, वॉलेट सब यूं ही पड़ा हुआ था। इस केस को लेकर लोग कैंडल मार्च कर रहे थे, टीवी न्यूज चैनल्स पर डिबेट होने लगी और पेरेंट्स के लिए इंसाफ और धुंधला होता जा रहा था। पुलिस ने इसके बाद इस रोड पर कुछ और भी केसेस देखे कि क्या पता कोई पैटर्न या कोई गैंग के बारे में पता चल सके। तब उन्हें कुछ केसेस मिले, जैसे चेन स्नैचिंग वगैरह के केस। इसी रोड पर कुछ दिनों पहले एक कैब ड्राइवर को गोली मारने की कोशिश की थी, लेकिन ये मामला भी बाकी केसेस की तरह कहीं दबा रह गया। धीरे धीरे सौम्या का केस भी अखबारों से, न्यूज चैनल से गायब होता गया, क्योंकि कहीं से भी कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद 7 जनवरी 2009, दिल्ली में इस टाइम बहुत सर्दी थी। वसंत कुंज में ही सड़क के पास लोगों ने कुछ बहुत अजीब देखा। जब वो लोग थोड़ा आगे गए तो देखा कि वहाँ एक आदमी की लाश पड़ी है। वहाँ आसपास कोई भी निशान नहीं, बस झाड़ियों पर पड़ी एक लाश। पुलिस आई, उन्होंने लाश झाड़ियों से निकाली, देखा कि उसके सीने पर गोली मारी गई है। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि इस आदमी का नाम था मोहम्मद नदीम। ये आसपास के इलाकों में कैब चलाते थे और इनकी एक किराए की गाड़ी थी, टवेरा। वारदात के बाद से उसकी गाड़ी, उसका सामान सब गायब था और ये हादसा हुआ था दिल्ली के उसी नेल्सन मंडेला रोड से कुछ किलोमीटर दूर। पुलिस को इस केस में एक चीज समझ आ गई थी, रॉबरी, क्योंकि यहाँ गाड़ी और सामान गायब था। इन हादसों की वजह से वसंत कुंज में रहने वाले लोग इस रास्ते से खौफ खाने लगे। लोग रात में आने जाने से डरते थे। सौम्या को गए कुछ महीने हो गए। 19 मार्च 2009, दिल्ली के उसी रोड पर एक लड़की गायब हो जाती है। उसके पेरेंट्स पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि उनकी बेटी जिगीशा घोष घर नहीं आई। पुलिस ने जैसे तैसे एफआईआर लिखी। जिगीशा के पेरेंट्स ने कुछ लोगों की मदद से सोमनाथ चैटर्जी को कांटेक्ट किया। उस टाइम पर वो लोकसभा के स्पीकर हुआ करते थे। जब उन्होंने केस को लेकर बात करी तो पुलिस हरकत में आई। जिगीशा नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। रात में कंपनी की कैब छोड़ने आती है। उसने थोड़ी देर पहले ही अपनी माँ को फोन करके कहा था, मैं 10-15 मिनट में आ जाऊंगी, आप मेरे लिए कुछ खाना वगैरह बना दीजिए। उस टाइम आखिरी बार उसके पेरेंट्स ने उसकी आवाज सुनी थी। किसी को भी कोई आइडिया नहीं कि जिगीशा कहाँ गायब हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और माँ बाप भी उसे ढूंढने लगे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों से मदद ली। जिगीशा की मम्मी को जब किडनैपिंग का शक हुआ तो उन्होंने जिगीशा की बैंक डिटेल्स चेक की तो देखा कि उसके बैंक से 1 लाख रुपए गायब हो चुके हैं। ये लोग बैंक में जाके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें जिगीशा की बैंक डिटेल्स दी जाए। पहले तो बैंक वालों ने मना किया, लेकिन फिर मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक डिटेल्स उनसे और पुलिस वालों के साथ शेयर की गई। पुलिस ने उन ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना शुरू किया। अलग अलग शोरूम में ट्रांजैक्शन की गई थी। उस टाइम कार्ड की ट्रांजैक्शन पे साइन किए जाते थे और जब वो साइन देखे गए तो वो साइन जिगीशा के नहीं थे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और तेज कर दी। लेकिन तभी दिल्ली से सटे फरीदाबाद से एक और खबर आती है। सूरज कुंड के पास एक लड़की की लाश मिलती है। जिगीशा की फैमिली यहाँ से जाती है तो पता चलता है कि लाश ऑलरेडी मॉर्चरी जा चुकी है। जब उसकी पहचान की गई तो वो लाश जिगीशा की ही थी। उसके परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल था। पुलिस को अब इसके पीछे कोई शातिर गैंग नजर आने लगी। जानबूझ के लाश फरीदाबाद में फेंकी गई क्योंकि वो हरियाणा में आता है। वहाँ की पुलिस अलग है। इन्वेस्टिगेशन टीम को और हाथ पैर मारने पड़ेंगे और उनके पास बचने का और समय होगा। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वसंत कुंज में हो क्या रहा है। जहाँ सौम्या के केस में कोई क्लू नहीं था, मगर यहाँ जिगीशा के केस में कुछ मिला। पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स देखी। उसके फोन की लोकेशन गाजियाबाद में मिली। पुलिस जब उस लोकेशन पर पहुंची, वहां जाके देखा कि एक आदमी बड़े नॉर्मल तरीके से उसे चला रहा है। पुलिस ने उस आदमी से पूछा, ये फोन तुम्हें कहाँ से मिला? उसने बताया, मैं किसी ट्रक से सामान उतार रहा था और तब ये मुझे मिला। किडनैपिंग दिल्ली से हुई, लाश हरियाणा में मिलती है और फोन यूपी गाजियाबाद में। कोई तो था इसके पीछे जो चीजों को बहुत बारीकी से जानता है। कॉल डिटेल्स में देखा कि उसकी लास्ट कॉल किसी ऑफिस के लड़के के साथ हुई थी।
वो बताता है कि जब मुझसे बात कर रही थी तब मैंने उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी और उसके बाद फ़ोन कट गया। लड़के ने कहा, मैंने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और अपने काम पे लग गया। पुलिस को मोहम्मद नदीम और जिगीशा के केस में सिमिलैरिटी नज़र आ रही थी। वही रात के 3-4 बजे का समय दोनों को लूटा गया, उसी नेल्सन मंडेला रोड के आसपास। जिगीशा के पैसों से जहां जहां खरीदारी हुई थी वहां पुलिस पहुंची। एक एटीएम पर भी गए। वहां सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। उसने बताया कि कुछ लड़के आए थे। एक लड़की उनकी गाड़ी के पास खड़ी थी। दो लड़के आके पैसे निकाल के चले गए। अब ये बात उसे इसलिए याद रह गई क्योंकि रात का समय था। 4-5 लड़के और एक अकेली लड़की के साथ। पुलिस ने वहां की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स देखी, जिसमें एक आदमी के हाथ में कोई टैटू था और दूसरे एक हाथ में वायरलेस वॉकी टॉकी, जो अक्सर पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं। उन्हें शक होने लगा कोई ऐसा इंसान है जो सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। पुलिस की नज़र में अब दो चीज़ें थी, एक टैटू वाला आदमी और वो वायरलेस वॉकी टॉकी। कुछ कांस्टेबल बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसा टैटू अपने किसी मुखबिर के हाथ में देखा था, लेकिन वो आदमी कभी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। हाँ, पर उसने छोटे मोटे क्राइम ज़रूर किए थे। यहाँ दो लोगों के नाम सामने आए, बलजीत मलिक और रवि कपूर, जिनमें से रवि अक्सर पुलिस को सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस दिया करता था। वो सौम्या के केस में भी पुलिस की मदद करता है। वो इस केस में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? तब पुलिस को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। रवि और उसके दोस्त अपनी गाड़ी से उसी नेल्सन मंडेला रोड की तरफ आने वाले हैं। पुलिस ने एक ट्रैप बिछाया, इस उम्मीद में कि ये इन्फॉर्मेशन सच होगी। रवि कपूर अपनी गाड़ी से वहां आया। पुलिस ने अपने बिछाए जाल में रवि और उसके दोस्तों को पकड़ लिया। उस गाड़ी में रवि और बलजीत के अलावा कुछ और लड़के भी थे। इस गाड़ी की जब तलाशी ली तो एक चीज उन्हें बड़ी अजीब लगी। उस गाड़ी की पिछली सीट पर कुछ खून के धब्बे थे। पुलिस ने गाड़ी की और तलाशी ली तो गाड़ी की डिक्की में लाल बत्ती वाले सायरन मिले। पुलिस की वर्दी मिली, वीआईपी नंबर प्लेट्स, कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी मिले। पुलिस ने रवि की तलाशी ली तो उसके पास से वायरलेस वॉकी टॉकी और एक देसी कट्टा भी मिला। उसने गले में चेन पहनी थी। कहता ये चेन उसके घर वालों ने दिलाई है, लेकिन वो चेन जिगीशा की थी। इनकी गैंग पुलिस के हाथ आ गई और अब उन्हें पता लगाना था कि जिगीशा और नदीम के साथ क्या हुआ और क्या ये लोग सौम्या केस के बारे में भी कुछ जानते हैं। पुलिस को शक हो रहा था उस रोड पर जो भी छोटी मोटी वारदातें हो रही थी वो यही लोग कर रहे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी से कई सारी चीजें मिली थी। यहाँ तक कि जिस गाड़ी में वो घूम रहे थे वो गाड़ी भी चोरी की थी। ये लोग अलग अलग गेटअप में लोगों को लूटते थे। 3 लोग पकड़े गए और तीनों से अलग अलग पूछताछ की। इन्होंने बताया जिगीशा उस रात ऑफिस से घर के लिए निकली। कैब ने उसे घर के नीचे छोड़ा था और तभी उसके पास कोई कॉल आया। जिगीशा बात करने लगी। ये तीनों अपना अगला शिकार ढूंढ रहे थे। जब इन्होंने जिगीशा को देखा, लगा ये आसान टारगेट है। गाड़ी उसके पास लेके आए और उसे अंदर खींच लिया। वो रोती बिलखती रही, पर इन्होंने जरा भी रहम नहीं खाया। एटीएम गए, उसके अकाउंट से पैसे निकाले, शॉपिंग की। जब इन्हें लगा कि वो पुलिस को इनके बारे में सब बता सकती है, इन्होंने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और उसे फरीदाबाद सूरज कुंड के जंगल में फेंक दिया और निकल पड़े अपने अगले शिकार की तरफ। पुलिस ने वो सामान जमा किया जो इन्होंने जिगीशा के पैसों से खरीदा था और वहीं से रवि कपूर से एक और चीज मिली, एक सफेद टवेरा गाड़ी, मोहम्मद नदीम की गाड़ी। अब नदीम का भी सच सामने आया। उन्होंने बताया कि पुलिस की वर्दी में इन्होंने नदीम की गाड़ी को हाथ दिया। इससे पहले वो कुछ बोल पाता, ये लोग गाड़ी के दोनों गेट खोल के अंदर चढ़ते हैं और उसे लूटने की कोशिश करते हैं। इनके कुछ क्लाइंट्स ने सफेद टवेरा की डिमांड कर दी थी। नदीम ने जब गाड़ी देने से मना किया तो उसके सीने में गोली मार दी और उसका सामान लूट के उसे मरता छोड़ चले गए। पुलिस एक के बाद एक कई चीजें पता करती है। तभी इनमें से जो सबसे कमजोर था, बलजीत, वो एक और हैरान करने वाली कहानी बताता है। कहता है, साहब इतना ही नहीं, हमने थोड़े टाइम पहले एक औरत को भी मारा था, उसी रोड पर, रात के 3-4 बजे के आसपास। पुलिस को शक हुआ ये शायद सौम्या हो सकती है। उन्होंने फिर रवि से पूछताछ की और इसने सौम्या की कहानी बताई। रवि और उसके साथी आए दिन नेल्सन मंडेला रोड पर ये हरकतें करते थे। उस रात भी घात लगाए बैठे ये लोग अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहे थे।
और तभी सौम्या की गाड़ी इनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाती है। इनके ईगो पर बात आ गई। उसकी गाड़ी चेज करने लगे, उसे हाथ देकर रुकने को कहते हैं। सौम्या पत्रकार थी, उसे समझ आ गया था ये सेफ नहीं है। वो अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर देती है। जब ये उसे पकड़ नहीं पाते तो इन्हें और गुस्सा आ गया। उसके बाद चलती गाड़ी से रवि ने उस पर फायर किया। गोली सीधे उसके सिर में लगी। गाड़ी डिवाइडर से टकराई और एक झटके में उसकी कहानी खत्म हो गई। इस हादसे के बाद ये लड़के वहां से भाग निकले बिना कुछ लूटे। लेकिन थोड़ी देर बाद ये दोबारा गए ये देखने के चल क्या रहा है। देखा कि पुलिस आई हुई है। इनमें से एक देखने भी गया। आसपास के लोगों से पूछा कि क्या हुआ भाई साहब। देख दाख के ये लोग वहां से निकल गए। इनको लगा कि पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाएगी। ये लोग पता करते रहते थे कि इस केस में चल क्या रहा है, ताकि बचने का कोई न कोई तरीका निकाल पाए। पुलिस ने उनके कट्टे की गोली सौम्या के केस से मैच की। ये वही कट्टा था जिससे वो गोली चलाई गई। सौम्या, जिगीशा और नदीम, तीनों को इन्हीं ने मारा था। 7 साल बाद जिगीशा के केस में कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई। कुछ दिनों बाद नदीम के केस में भी इन्हें उम्र कैद सुनाई गई। बाद में जिगीशा के केस में भी फांसी की सजा हटाकर उम्र कैद कर दी गई। लेकिन सौम्या के केस में कोई भी डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला। साल दर साल ये केस चलता रहा। पूरे 14 साल इस केस में बहस चली। सौम्या के पेरेंट्स का पूरा बुढ़ापा इंसाफ की अपील करते हुए चला गया। सौम्या के पेरेंट्स को अभी भी इंसाफ की उम्मीद थी। 14 साल बाद अक्टूबर 2023 में लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया, उम्र कैद की सजा। जो लोग इनसे सामान खरीदते बेचते थे उन्हें 7 साल की सजा सुनाई। लेकिन वो अब तक 14 साल जेल में बिता चुके थे। उन्हें माफ कर दिया गया। इस दौरान सौम्या के पिताजी आईसीयू में थे और कुछ ही दिनों बाद उनका देहांत हो गया। लोग कहते हैं वो भगवान से बस अपनी बेटी के इंसाफ के लिए वक्त मांगते रहे। फरवरी 2024 में उन लड़कों ने हाई कोर्ट में एक अपील दाखिल करी और 15 साल जेल में काटने के बाद हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। लेकिन ये नदीम और जिगीशा के केस में कन्विक्टेड थे, तो लिहाजा जेल में ही रहे। कितने साल हो गए हैं इस केस को। लोग बदले, सरकारें बदली, दिल्ली बदली, पर डर आज भी बना हुआ है। रात में जब आप घर से निकलते हो, कोई काम की तलाश में, कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है, घर वालों को एक ही फिक्र रहती है कि बच्चा सही सलामत वापस आ जाए। ये बात अब दिल्ली की नहीं रह गई है, हर जगह का यही हाल है। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। मेरा नाम प्रवीण है। दुआओं में